गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हमने स्कोप ऑफ एचआरएम पढ़ना शुरू किया था और स्कोप ऑफ एचआरएम में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे कि स्कोप का क्या मतलब होता है ये हम पढ़ चुके। स्कोप मीन्स रेंज ऑफ व्यू और ऑपरेशंस होता है, यानी विचारों और कार्यों की श्रृंखला को क्षेत्र कहते हैं। यह भी पढ़ चुके कि स्कोप ऑफ एचआरएम इज़ वेरी वास्ट। इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम मैन पावर प्लानिंग टिल एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन। और यह भी पढ़ा कि इसके स्कोप को बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पर्सनल एस्पेक्ट जिसका संबंध कर्मचारियों की प्लानिंग से, रिक्रूटमेंट से, सिलेक्शन से, प्लेसमेंट से और ट्रांसफ़र से होता है। दूसरा वेलफेयर एस्पेक्ट होता है जिसका संबंध कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं प्रदान करने से होता है, जैसे कि कैंटीन, क्रैच, रेस्ट एंड लंच रूम, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल असिस्टेंस, एजुकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी एट्सेट्रा। इसके अलावा एक तीसरा एस्पेक्ट होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। इसका रिलेशन होता है एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में रिलेशनशिप को बेहतर बनाने से होता है, तो इसलिए इसमें जॉइंट कंसल्टेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवांस एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर को इंक्लूड किया जाता है। इन तीनों आयामों के आधार पर ही इसका कार्यक्षेत्र परिभाषित किया गया है, यानी मानव संसाधन प्रबंध के जो ये 3 आयाम हैं, इनमें जो कार्य सम्मिलित है वही कार्य मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र होते हैं। और इन 3 आयामों के आधार पर मानव संसाधन प्रबंध के क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रबंधकीय कार्य और दूसरा कार्यकारी कार्य, जिनके बारे में हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, परंतु कुछ कार्यकारी कार्यों के बारे में पढ़ना बाकी है जिनको कि हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं और आज हमें कहाँ से पढ़ना शुरू करना है। हम मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि इस तरीके से हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेशन एंड इंसेंटिव्स। इनके बारे में हम डिटेल में पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसी के साथ साथ इसके कुछ ऑपरेटिव फंक्शंस हैं, जिनमें कुछ ऑपरेटिव फंक्शन हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो कि इस तरह हैं: ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब एवल्यूशन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसके अलावा इसकी कुछ और ऑपरेटिव एक्टिविटीज़ भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके, जो कि इस तरह है: ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय कंपनसेशन, ग्रीवांस हैंडलिंग, एम्प्लॉय वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। यहाँ तक हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि मानव संसाधन प्रबंध के कुछ और कार्यकारी कार्य कौन से हैं, जिनमें सबसे पहले है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। अनुशासन का मतलब होता है नियमों का या आज्ञा का पालन करवाने की शक्ति। सो डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन इज द रेगुलेशन एंड मॉड्यूलेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी टू प्रोड्यूस अ कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस। एक नियंत्रित कार्य परिणाम प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों के कार्यों को या किसी व्यक्ति के कार्यों का जो रेगुलेशन किया जाता है, नियमन किया जाता है, उसी को अनुशासन कहते हैं। जो अनुशासन होता है वो कर्मचारियों को निश्चित प्रमापों और नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अनुशासन बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक पॉजिटिव डिसिप्लिन और दूसरा नेगेटिव डिसिप्लिन। बेसिकली या कहा जाएगा कि जो पॉजिटिव डिसिप्लिन है उसी को अपनाने की जो अनुशंसा की जाती है, और जो नेगेटिव डिसिप्लिन होता है उसको रेयरली और एक्सेप्शनली ही अपनाया जाना चाहिए। जब कर्मचारी अत्यंत अपवादजनक रूप से नियमों के अवहेलना कर रहा हो और कार्यों पर अपना परिणाम अच्छा नहीं दे रहा हो, तब उस दशा में ही चेतावनी देकर उसके साथ में नेगेटिव डिसिप्लिन को अप्लाई किया जाना चाहिए। अदरवाइज जो है पॉजिटिव डिसिप्लिन ही को ही रिकमेंड किया जाता है। तो जानते हैं पॉजिटिव डिसिप्लिन किसे कहते हैं और नेगेटिव डिसिप्लिन किसे कहते हैं। पॉजिटिव डिसिप्लिन मीन्स अ सेंस ऑफ ड्यूटी टू ऑब्जर्व द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट कैन बी अचीव्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन। पॉजिटिव डिसिप्लिन का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ को इतना प्रेरित कर देना कि वह अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक करें, सेंस ऑफ ड्यूटी डेवलप करना और यह समझाना कि नियमों की अनुपालना करते हुए ही उन्हें कार्यों को करना है, और ऐसा करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सकता है, मोटिवेट किया जा सकता है। तो इस विधि को हम पॉजिटिव डिसिप्लिन कहते हैं। और अगर कर्मचारी अत्यंत अनुशासनहीनता से कार्य कर रहा है, नियमों की लगातार अवहेलना कर रहा है, तो इन दैट केस नेगेटिव डिसिप्लिन को यूज किया जाता है, जिसमें पेनल्टीज और पनिशमेंट का प्रोविज़न रहता है। इसके बाद में एक और ऑपरेटिव फंक्शन की बात हम करते हैं, जो कि है सोशल सिक्योरिटी, यानी सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा में कई सारे प्रोविजंस इंक्लूडेड हैं, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई योजनाएं, जैसे कि बीमा की योजना, पेंशन योजना,
इसके अलावा डिसेबिलिटी कंपनसेशन, ओल्ड एज असिस्टेंस, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन प्लान्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी प्रोग्राम, इन सारे प्रोग्राम्स को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो कहेंगे कि सामाजिक सुरक्षा योजना या सामाजिक सुरक्षा का कार्य कर्मचारियों को मानसिक निश्चिंतता देने से संबंध रखता है, जिससे कि कर्मचारी अपने कार्यों पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर सके और उन्हें किसी भी प्रकार से जो है चिंता करने की या किसी अन्य बातों के ऊपर फ़िक्र करने की या विचार करने की ज़रूरत ना रहे। इन सारी चिंताओं से बेफिक्र होके कि उनका वृद्धावस्था में क्या होगा और अगर वो डिसेबल हो गए तो उनका क्या होगा, या फिर उनके नौकरी समाप्त हो जाने के बाद में उनका जीवन यापन कैसे होगा। इन सारी चिंताओं से मुक्ति के लिए जो योजनाएं होती हैं या जो कार्य होते हैं, उन कार्यों को हम सामाजिक सुरक्षा कार्य में सम्मिलित करते हैं। सो सोशल सिक्योरिटी इंक्लूड्स वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक इंश्योरेंस प्रोग्राम, पेंशन प्लान्स, डिसेबिलिटी compensation, old age assistance, unemployment compensation plans, provident fund and gratuity programs, इन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की। हेल्थ एंड सेफ्टी जो होती है वो एम्प्लॉयज़ की वर्किंग को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर एम्प्लॉयज़ हेल्दी नहीं होंगे या फिर सेफ़ नहीं होंगे तो वह अपना कार्य अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। और मानव संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य यही होता है कि कर्मचारियों की शक्ति का अनुकूलतम उपयोग करना। उनकी शक्ति का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें अच्छी कार्यदशा उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा बने रहे और साथ ही साथ वह जब कार्य करे तो सुरक्षित तरीके से कार्य करे, खतरनाक यंत्रों या आग या अन्य किसी प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावनाएं नहीं हो। और अगर ऐसा हो जाता है तो उससे बचाव के उपाय भी या जो रेमेडीज़ हैं या जो मेजर्स हैं वो भी वह अवेलेबल हों। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लेज एन क्रिटिकल रोल इन supporting workplace health and safety. It aims to remove risks and human cost on the job. It involves establishing safety rules, इसमें सुरक्षा नियमों की स्थापना करना शामिल है। इसी के साथ डेवलपिंग पॉलिसीज़ ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा से संबंधित नीतियों का विकास करना सम्मिलित है। कंडक्टिंग सेफ्टी इंस्पेक्शन, समय समय पर सेफ्टी इंस्पेक्शन करना भी इसी में इंक्लूडेड है। इंक्लूडिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट टू एक्ट सेफली, यानी कि इसमें यह भी इंक्लूडेड रहता है कि कर्मचारियों को यह सिखाया जाए कि किस तरीके से वो अपने आप को सेफ रख सकते हैं और सुरक्षित रहते हुए काम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें यह भी शामिल होता है इवैल्यूएटिंग द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ सेफ्टी प्रोग्राम्स, कि जो कंपनी में या इंडस्ट्री में जो सेफ्टी प्रोग्राम है वो कितने इफ़ेक्टिव हैं, इसकी भी समय समय पर जांच की जाए, मूल्यांकन किया जाए। तो हेल्थ एंड सेफ्टी जो फंक्शन होता है वह भी मानव संसाधन प्रबंधन के कार्यक्षेत्र में इंक्लूडेड होता है। तो हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि साफ़ पानी की व्यवस्था होना, इसके साथ ही साथ स्वच्छ टॉयलेट्स वगैरह अवेलेबल होना, तो अच्छी वर्किंग कंडीशंस के साथ साथ सुरक्षा के साधनों की अवेलेबिलिटी होना ही जो है हेल्थ एंड सेफ्टी में इंक्लूडेड रहता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कंप्लायंस विद लेबर लॉज, यानी कि श्रम संनियमों का अनुपालन करना। यह भी मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य क्षेत्र में आता है। मानव संसाधन प्रबंधक का यह दायित्व होता है या उसका यह कार्य होता है कि वह जो भी कोई कार्य करे वह श्रम कानूनों के दायरे में रहते हुए कार्य करे। श्रम कानूनों के बाहर जाकर वह कर्मचारियों से कार्य नहीं ले सकता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर शुड ऑब्जर्व एंड कंप्लाई विद लेबर लॉज। ही शुड हैव proper knowledge of different legislations and government rules related to labor laws। तो उसको सभी प्रकार के श्रम कानूनों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट 1948 क्या कहता है, माइंस एक्ट 1952 में क्या प्रोविजंस है, डॉग वर्कर एक्ट के अकॉर्डिंग कैसे मैनेज करना है, वेजेस एक्ट 1936 क्या कहता है, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 क्या कहता है। तो उसे विभिन्न श्रम कानूनों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि नो मैन इज़ अबव द लॉ, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता है। तो कानून की सीमाओं में रहते हुए ही एक मानव संसाधन प्रबंधक को अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए, अपने कार्यों का निष्पादन करना चाहिए। तो कहेंगे कि कंप्लायंस विद लेबर लॉज इज ऑल्सो अ फंक्शन और स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। द नेक्स्ट इज पर्सनल रिसर्च, या बोलेंगे इसको सेवी वर्गीय शोध।
तो सेवी वर्गीय शोध में यह शामिल होता है कि किस तरीके से जो पर्सनल प्रोग्राम बनाए गए हैं, पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, वो कितने इफ़ेक्टिव हैं, इस चीज़ की जांच करना और इसमें जो संभावनाएं हो अकॉर्डिंगली उसको इम्प्रूव करना और रिसर्च करना, उसके बारे में जानकारी को इकट्ठा करना और फिर नई बातों को स्थापित करना, यह पर्सनल रिसर्च में इंक्लूडेड होता है। सो पर्सनल रिसर्च इज़ कंसर्न्ड विद इवेल्यूटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ पर्सनल प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर. इट एम्स टू डेवलप एम्प्लॉय एटीट्यूड एंड कंडीशन ऑफ वर्क. इट इंक्लूड्स एनालाइजिंग पर्सनल प्रॉब्लम्स. इसमें कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में डिस्कशन किया जाता है या यह इसका एक विषय होता है. साथ ही साथ इसमें यह भी शामिल होता है कंडक्टिंग मोरल एंड एटीट्यूड सर्विस के कर्मचारियों को किस तरीके से उनके मनोबल को बढ़ाया जा सकता है और उनके दृष्टिकोण को पॉजिटिव बनाए रखा जा सकता है. तो कंडक्टिंग मोरल एंड एटीट्यूड सर्वेज, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, यह भी पर्सनल रिसर्च का ही एक विषय होता है. इसके अलावा जो विषय होता है या जो काम इसमें इंक्लूडेड होता है वो होता है कि रिकमेंडिंग इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस की कुछ नए और अच्छे प्रभावशाली तरीके हैं उनको भी इसमें सम्मिलित करना पर्सनल रिसर्च का पार्ट होता है. इसके अलावा इसमें डेवलपिंग मोर सूटेबल पर्सनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर, वो भी इसी में इंक्लूडेड होता है. तो इस तरीके से पर्सनल रिसर्च में बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं जिससे कि ये जाना जा सके कि आज तक जो मानव संसाधन प्रबंधन की नीतियाँ थी, नियम थे, प्रोसीजर थे, वो प्रभावशाली थे या नहीं थे और अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे और किस तरीके से उन्हें प्रभावशाली बनाया जा सकता है, नए प्रोग्राम, नए प्रैक्टिसेस को कैसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है. तो सेवी वर्गीय कार्यक्रमों, नीतियों और प्रक्रियाओं की इफ़ेक्टिविटी को इवेल्यूट करने से ही इसका संबंध होता है. और अब बात करते हैं हम पर्सनल रिकॉर्ड्स की. पर्सनल रिकॉर्ड्स का मतलब होता है कि कर्मचारी अभिलेखों को रखना. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो मानव संसाधन प्रबंधन का क्षेत्र है वो बहुत ही वास्ट होता है और इस क्षेत्र में कर्मचारियों के नियोजन या उनकी प्राप्ति से लगाकर उनके द्वारा उपक्रम को छोड़कर जाने तक के सारे कार्यों को सम्मिलित किया जाता है. तो जब उसके इतने सारे कार्य होते हैं तो उन सारे कार्यों का रिकॉर्ड मेंटेन करना भी मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में ही आता है. बिकॉज स्कोप ऑफ HRM इज़ वेरी वास्ट. It includes all activities starting from manpower planning till employee leaves the organization. Personnel record is a stock of factual information on personnel in an organization. यानी कर्मचारियों से संबंधित जो तथ्य हैं, जो जानकारियां हैं, उनको रखना या उनको मेंटेन करना ही, उसका स्टॉक रखना या उसका मेंटेनेंस करना ही जो कहलाता है पर्सनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कहलाता है या कर्मचारी अभिलेख रखना कहलाता है. अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कीप्स पर्सनल रिकॉर्ड्स फॉर द मैनी पर्पसेस. एक मानव संसाधन प्रबंधक कई सारे उद्देश्यों से कर्मचारियों से संबंधित अभिलेखों को रखता है, जिनमें पहला है टेकिंग डिसीजन अबाउट रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, जॉब रोटेशन, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन. कि कर्मचारियों की जो है भर्ती के लिए, उनकी नियुक्ति के लिए, उनकी जॉब रोटेशन के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, प्रमोशन के लिए, किसका प्रमोशन किया जाए, किसका ट्रांसफ़र किया जाए, किसका जॉब बदल के नए जॉब पे उसको स्थापित किया जाए, ये सारे डिसीजन लेने के लिए उनके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है. तो यह इन्फॉर्मेशन मेंटेन करने का काम मानव संसाधन प्रबंधन का ही होता है. तो रिकॉर्ड कीपिंग या बोलेंगे कि पर्सनल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में इंक्लूडेड होता है. इसी के साथ साथ ये भी क्या कहा जाता है कि ये उनका करियर पाथ डिसाइड करने के लिए कि इंडिविजुअल जो होते हैं वो किस तरीके से अपना करियर को ग्रो कर सकते हैं, उस पाथ को डिसाइड करने के लिए, डिफाइन करने के लिए भी उनके पास में सूचनाओं का होना ज़रूरी है. और यह सूचनाएं और यह जानकारियाँ पर्सनल रिकॉर्ड के थ्रू ही मेंटेन की जाती है. पर्सनल का मतलब यहाँ पे कर्मचारियों से है. ये भी कहेंगे फॉर डूइंग मैन पावर ऑडिट एंड फॉर सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट. कि मैन पावर प्लानिंग करने के लिए, मैन पावर ऑडिट करने के लिए और उनके इसी के साथ साथ कुछ सूचनाओं को सरकार को भी देना होता है. तो ये सारी जानकारियाँ देने के लिए और इफ़ेक्टिविटी की जांच करने के लिए
पर्सनल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना ज़रूरी होता है फॉर डूइंग मैन पावर ऑडिट एंड फॉर सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट। तो ये सारी बातों के लिए जो है रिकॉर्ड्स का होना आवश्यक होता है। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में पढ़ा कि मानव संसाधन प्रबंधन के कुछ ऑपरेटिव फंक्शंस भी होते हैं, जिनमें हम कुछ फंक्शंस पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, और आज की क्लास में हमने पढ़ा कि डिसिप्लिन को मेंटेन करना, सोशल सिक्योरिटी अवेलेबल कराना, जिससे कि एम्प्लॉय जो है 100% अपना परफॉर्मेंस, अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, इफ़ेक्टिवली कंट्रीब्यूशन दे सके, और उसके दिमाग में वृद्धावस्था की चिंता ना हो, या जो है एक्सीडेंट हो जाने पर क्या होगा इसकी चिंता ना हो, या रिटायर हो जाने के बाद में उसका घर कैसे चलेगा इसकी चिंता ना हो। इसके बारे में सोशल सिक्योरिटी में कुछ प्रोविज़न्स होते हैं, उनकी जानकारी ली। हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को हेल्थी एंड सेफली रखा जा सकता है। कंप्लायंस विद लेबर लॉज की, जो एक मानव संसाधन प्रबंधक होता है उसको लेबर लॉज की जानकारी होनी चाहिए, और लेबर लॉज की लिमिटेशंस में रह के ही काम करवाना चाहिए। और यह भी पढ़ा कि जो भी आप मानव संसाधन प्रबंधक के द्वारा नीतियाँ बनाई गई हैं, योजनाएं बनाई गई हैं, उद्देश्य बनाए गए हैं, वो कितने इफ़ेक्टिव हैं या इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उनको किस तरीके से इफ़ेक्टिव बनाया जाए, तो इसके बारे में रिसर्च करने का काम भी मानव संसाधन प्रबंधन का ही एक कार्यकारी कार्य या ऑपरेटिव फंक्शन होता है। और यह भी पढ़ा कि पर्सनल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है। बहुत सारी जगह गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, बहुत सारी जगह मैन पावर का ऑडिट करना होता है, बहुत सारी जगह एम्प्लॉयज़ को करियर का पाथ डिसाइड करना होता है, प्रमोशन या विकास के रास्ते बताने होते हैं, कई सारे निर्णय लेने होते हैं, इसलिए पर्सनल रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।